Hello everyone, very good evening all of you. How are you all? My name is वैभव शिवहरे एंड यूपीएससी उत्कर्ष में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस सीरीज में, हम ज्योग्राफी की सीरीज में उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा या डिस्कशन कर रहे हैं जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आगामी जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम है, अपकमिंग जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके लिए आपको आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विश्व की महत्वपूर्ण नदियां। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। बट विश्व की महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा करने से पहले मैं आज इस क्लास में आप लोगों को अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो अलग अलग इंपॉर्टेंट नदियां हैं उस पर डिस्कशन करूंगा। और उन नदियों के डिस्कशन से पहले मैं चाहता हूं कि नदियों के बारे में हम थोड़ा सा समझ लें। बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए कि बेसिकली रिवर की कौन कौन सी मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। तो अगर हम रिवर की मल्टीपल स्टेजेस की बात करें तो एक तो हमें यहां पर दिखाई देता है सोर्स जोन दिखता है यहां पर। ठीक और सोर्स जोन का मतलब होता है कि जहां से रिवर क्या हुई है, ओरिजिनेट हुई है। ठीक, सोर्स जोन का मतलब है जहां से रिवर ओरिजिनेट हुई। यूजुअली देखो ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि रिवर हमेशा किसी माउंटेनियस रीजन से ही ओरिजिनेट हो। रिवर माउंटेन से भी ओरिजिनेट हो सकती है, रिवर प्लेट्यू से भी ओरिजिनेट हो सकती है, माउंटेन से ओरिजिनेट हो सकती है रिवर, प्लेट्यू से भी ओरिजिनेट हो सकती है। और प्लेट्यू से ओरिजिनेट होने के अलावा रिवर जो है प्लेन एरिया या प्लेन रीजन से भी ओरिजिनेट हो सकती है, यानी मैदानी क्षेत्र से भी, पठारी क्षेत्र से भी और पर्वतीय क्षेत्र से भी। तो पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या पठारी क्षेत्र, नदी कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकती है। ठीक, इसीलिए लिखा हुआ है सोर्स जोन। ठीक, अब रिवर के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं। जैसे कई बार प्लेन रीजन में जब रिवर कहीं से ओरिजिनेट होती है तो हो सकता है वहां पर कोई लेक हो या झील हो, लेक या झील से ओरिजिनेट होती है। जैसे इंडिया में हम बात करें तो भारत में जैसे आप देखते हो कि जैसे गोमती नदी है, तो गोमती नदी का जो ओरिजिन है वो ना तो माउंटेन से ना ही प्लेट्यू से है। गोमती नदी ओरिजिनेट हुई है प्लेन रीजन से, और प्लेन रीजन में जो फुलर जो लेक है, फुलर झील है, वहां से ओरिजिनेट हुई है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी नदियां हैं। जैसे आप देखोगे यूएसए में, आप देखोगे मिसिसिपी रिवर को आप देख लो, तो जो महान झीलें हैं उन महान झीलों से मिसिसिपी रिवर ओरिजिनेट हुई है। तो अलग कुछ झीलें प्लेन रीजन से ओरिजिनेट होती है, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो पठारी क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है। जैसे हमारे यहाँ जैसे जोहिला है, सोन है, ये कुछ ऐसी झीलें हैं जो प्लेट्यू रीजन से ओरिजिनेट हुई हैं। प्लेट्यू रीजन से ओरिजिनेट होने का मतलब जैसे छोटा नागपुर का पठार, तो ये सारी झीलें कहाँ, ये बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो छोटा नागपुर पठार से ओरिजिनेट हुई है। इसके अलावा हम बात करते हैं माउंटेन्स की बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों से तो बहुत सारी नदियां ओरिजिनेट हुई। जैसे मैं भारत की बात करूं तो भारत में ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा नदी है, यमुना नदी है, फिर ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, ये प्रमुख ऐसी नदियां हैं जो कहां से ओरिजिनेट हुई हैं, हिमालय से। तो यूजुअली कई बार होता क्या है कि माउंटेन रीजन से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, और जैसे हिमालय की हम बात करें तो वो हिमानियों के पिघलने से, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की वजह से, हिमानियों के पिघलने से नदियां वहां से ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक है, तो दो सोर्स होते हैं, एक सोर्स होता है रेन और दूसरा सोर्स होता है स्नो, यानी वहां पर जो बर्फबारी जो होती है, जो हिमनद होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, वहां से रिवर ओरिजिनेट होती है। कई बार लिखा हुआ देखो यहां पर लेक, झीलों से। जैसे मैं आपको बताऊं तो जैसे राकसताल एक झील है, मानसरोवर झील के पास, कैलाश माउंटेन में राकसताल झील है, और सतलुज नदी वहीं से ओरिजिनेट हुई है। राकसताल से ओरिजिनेट होते हुए यहां पर ये शेषनाग के बाद वेरीनाग से भी आपकी रिवर ओरिजिनेट हुई है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी रिवर ओरिजिनेट हुई है शेषनाग, वेरीनाग से, है ना। तो कुल मिलाकर कई ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका ओरिजिन किसी ना किसी लेक से होता है। कई रिवर ऐसी हैं जिनका ओरिजिन कहां से होता है, ग्लेशियर या हिमानियों से या हिमनद से होता है। कई रिवर ऐसी होती हैं, लिखा हुआ देखो यहां पर ग्लेशियर्स लिखा है, ग्लेशियर से ओरिजिन होती हैं। कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो रैपिड से, हिंदी में इसको छिप्रिका बोलते हैं, छिप्रिकाएं रैपिड से ओरिजिनेट होती है। ठीक है ना। और कुछ रिवर ऐसी होती हैं जो वाटरफॉल से भी ओरिजिनेट होती हैं। कुछ रिवर ऐसी हैं जो नदी जलप्रपात, जो जलप्रपात होते हैं, जो वाटरफॉल होते हैं। यूजुअली आपको वाटरफॉल कहां पे मिलेंगे, तो हिली रीजन में आपको। अब भाई प्लेन रीजन में तो वाटरफॉल मिलेगा नहीं, प्लेन रीजन में तो आपको वाटरफॉल नहीं मिलेगा। तो जब रिवर यहां से इस जो रिवर का जो सोर्स जोन होता है, यानी सोर्स से जब रिवर ओरिजिनेट होती है, तो इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, ये रिवर की यंगेस्ट स्टेज होती है ना।
यंगेस्ट स्टेज, युवावस्था, है ना। नदी युवावस्था में ओरिजिनेट, यहां पर नदी किस में होती है, यहां पर याद रखना, यहां पर इस रीजन में नदी किस में होती है, युवावस्था में होती है। क्लियर। तो इसको बोलते हैं नदी की युवावस्था, यंगेस्ट स्टेज। उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। अब बेसिकली ट्रांजिशन जोन कैसा जोन होता है कि यहां पर ना तो नदी पूर्ण रूप से पर्वतीय ढाल में होती है और ना ही नदी पूर्ण रूप से मैदान में प्रवेश कर चुकी होती है ना। ना तो नदी पर्वतीय ढाल, ना तो रिवर पर्वतीय ढाल में होती है, ठीक है, और ना ही रिवर पूरी तरीके से मैदानी इलाके में प्रवेश कर रही होती है ना। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो रीजन है, दिस जोन, ये कहलाता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन कहने का मतलब ये है कि इस वाले जोन में, ये वाला जो जोन दिख रहा है आपको ऊपर वाला जो जोन है, जो युवावस्था है, यहां पर नदी की जो ढाल प्रवणता होती है, यहां पर ढाल प्रवणता बहुत अधिक होती है। स्लोप ग्रेडियंट क्या होता है, यहां पर बहुत ज्यादा होता है, ढाल प्रवणता बहुत ज्यादा होती है। जबकि जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर नदी की जो ढाल प्रवणता है, यहां पर जो ढाल प्रवणता है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो जाती है, इसके कंपैरिजन में, है ना, ढाल प्रवणता। और तीसरा स्टेज आता है नदी का फ्लड प्लेन्स, जिसको हम बोलते हैं नदी का बाढ़ का मैदान, नदी का बाढ़ का मैदान, ठीक है। और इस बाढ़ के मैदान में याद रखिएगा, बाढ़ के मैदान में यहां पर नदी किस में आती है, यहां पर नदी होती है प्रौढ़ावस्था में। इस नदी की यहां पर जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं नदी का प्रौढ़ावस्था, है ना, प्रौढ़ावस्था। मैच्योर स्टेज में आ जाती है यहां पर रिवर। और यहां पर जो मैच्योर स्टेज में होती है, तो यहां पर इसकी जो ढाल प्रवणता है, जो स्लोप ग्रेडियंट है, ढाल प्रवणता मंद हो जाती है, स्लोप ग्रेडियंट बहुत यहां पर कम हो जाता है ना। और दूसरी बात, अब देखो आप, स्लोप ग्रेडियंट कम होता है, तो स्लोप ग्रेडियंट कम होने की वजह से यहां पर क्या होगा, इस रीजन में सेडिमेंट्स डिपोजिशन ज्यादा होगा, यानी अवसादों का निक्षेपण इस रीजन में, अवसादों का निक्षेपण कम होता है ना। सेडिमेंट्स का जो डिपोजिशन है यहां पर क्या होता है, कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। यहां पर अवसादों का निक्षेपण कम नहीं होगा, यहां पर अवसादों का निक्षेपण ज्यादा होता है, कम नहीं, अधिक। और जब अवसादों का निक्षेपण अधिक होगा, तो जैसे मान लीजिए यहां पर सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, यहां पर डिपॉजिट हो गए, यहां हो गए, तो रिवर इस तरीके से मूव करते हुए फिर आगे जाएगी। समझ रहे हैं बात, रिवर इस तरीके से मूव करते हुए फिर आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ, जब नदी अपने बाढ़ के मैदान में होती है, तो बाढ़ के मैदान में नदी, याद रखिएगा, किस अवस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है। यहां पर नदी विसर्प क्रिएट होता है, ठीक है। क्या बनता है यहां पर, रिवर नदी विसर्प बनता है, इसको याद रखिएगा। और ये देखो आप, यहां पर आपको नदी विसर्प दिखाई दे रहा है। और आखिरी में जब नदी, लास्ट में जब रिवर अपनी मैच्योर स्टेज में आती है, यानी ये वाली स्टेज जो है इसकी, है ना, जिसको हम बोलते हैं नदी की वृद्धावस्था, ये वाली जो स्टेज है, ये है नदी की वृद्धावस्था, है ना। ठीक, तो ये जो स्टेज है, इस वाली स्टेज को बोलते हैं, नदी की कौन सी अवस्था है ये नदी की है वृद्धावस्था, ठीक। वृद्धावस्था में याद रखिएगा, अवसादों का जमाव और अधिक होता है
जो वृद्धावस्था है नदी की, उसमें अवसादों का जमाव और अधिक होगा, और वृद्धावस्था में अवसादों का जमाव और अधिक होगा, जिसकी वजह से लास्ट में यहां पर एक नदी के द्वारा ही निक्षेपणात्मक, नदी के डिपॉजिटरी एक्शन से, यानी निक्षेपणात्मक क्रिया के द्वारा, डिपॉजिटरी एक्शन से, यहां पर याद रखिएगा, नदी की निक्षेपणात्मक क्रिया या डिपॉजिटरी एक्शन से यहां पर बनता है रिवर डेल्टा। ठीक, यहां पर क्या बनता है, रिवर डेल्टा बनता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये नदी का बेसिकली क्या है, यहां पर बाढ़ का मैदान है, नदी का बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन। ठीक है, और फ्लड प्लेन में आपने देखा होगा, जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे कोसी नदी है ना, कोसी नदी, कोसी नदी मियांडर शेप में फ्लो होती है। मियांडर यानी हिंदी में विसर्पाकार, विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होती है। तो जब कोई नदी विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होगी, सुनना बहुत ध्यान से, कोई रिवर जब विसर्पाकार मार्ग में प्रवाहित होगी तो निश्चित रूप से वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑक्सबो लेक, वहां पर ऑक्सबो लेक, जिसको हिंदी में छाड़न झील बोलते हैं, उसका भी निर्माण होगा, है ना। देखो आप यहां पर बना हुआ है, ये लिखा हुआ है यहां पर, आप देखिए, ऑक्सबो लेक, छाड़न झील, ये है ऑक्सबो लेक, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, है ना। दिस इज ऑक्सबो लेक, ये ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल है, छाड़न झील। ठीक, हिंदी में उसको छाड़न झील, इंग्लिश में ऑक्सबो, या कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा गोखुर झील लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, गोखुर झील लिखा मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसको ऑक्सबो लेक या छाड़न झील बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले यहाँ रिवर ओरिजिनेट हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, डिपॉजिशन, अवसादों का निक्षेपण ज़्यादा हुआ, तो अवसादों के निक्षेपण की वजह से रिवर ने अपना क्या किया, रूट चेंज कर लिया। तो इस तरीके से ये रिवर रूट चेंज करते हुए ये यहाँ अलग अलग धाराओं में बढ़ गई। ठीक, और ये जो आकृति बनी है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं रिवर डेल्टा। तो ये बताइए कि तीनों जो स्टेजेस हैं रिवर की, ये कितने लोगों को क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, अफ्रीका में एक रिवर है जिसको बोलते हैं नाइल रिवर। ठीक है, अफ्रीका की रिवर है, अफ्रीका की रिवर है नाइल रिवर, नील नदी। ठीक, विश्व स्तर पर सबसे लंबी नदी है। नील नदी के बारे में हम समझो जरा ध्यान से। पहली बात तो क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखना है कि ये तो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक, कहां पर है दूसरा, ये अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो नील नदी है, नील नदी की दो ब्रांचेस हैं। ठीक है, नील नदी की दो ब्रांचेस है। कौन कौन सी दो ब्रांचेस हैं? नंबर एक ब्लू नाइल और दूसरा है व्हाइट नाइल। दो नदियां हैं, दो ब्रांचेस इसकी, एक नीली नील और दूसरा है सफेद नील। ठीक, राइट। यहां पर एक झील है विक्टोरिया। ठीक, इस विक्टोरिया झील से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हुई है? याद रखिएगा, व्हाइट नाइल। ठीक,
व्हाइट नाइल विक्टोरिया से ओरिजिनेट हुई है, और दूसरी एक झील और है ऊपर, टाना झील, और वहां से ओरिजिनेट हुई आपकी कौन सी, ब्लू नाइल। और व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दोनों एक जगह मिलती हैं, और उस पॉइंट का नाम है, उस जगह का नाम है, सूडान में एक जगह है खार्तूम। सूडान में एक प्लेस है खार्तूम। इस खार्तूम में इस नदी का, दोनों नदियां आपस में आके मिलती हैं, ठीक है। सूडान में एक जगह है खार्तूम, वहां पर ये नदी आकर मिलती है, राइट, याद रखिएगा। अब ये जो रिवर है, मैंने बताया ओरिजिनेट तो यहां से हो गई है। ये जो रिवर है, याद रखिएगा, इसको, इस रिवर को मिस्र को नील नदी का वरदान बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रिवर है मिस्र के लिए वरदान है। क्यों मिस्र के लिए वरदान है? मिस्र के लिए वरदान क्यों है? मिस्र के लिए वरदान इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि ये नदी मिस्र से होते हुए जा रही है। और आपको पता है कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट तो सहारा मरुस्थल का हिस्सा है ना, ये क्या है, ये तो सहारा मरुस्थल का हिस्सा है ना। अब चूंकि सहारा मरुस्थल का हिस्सा है, तो यानी यहां पर तो क्या, मरुभूमि का विस्तार है, और ऐसे में यहां पर नील नदी का यहां से होकर गुजरना इसके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं है, ठीक है। और यहीं पर एक डैम बना हुआ है, याद रखिएगा, उस डैम का नाम है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस डैम का नाम है आसवान डैम। एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम है आसवान। फाइनली ये रिवर ड्रेन कहां पर होती है? तो 6th पॉइंट, ये रिवर ड्रेन होती है कहां पर? भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में। ये रिवर ड्रेन होती है भूमध्य सागर में, ड्रेन होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। यहीं पर भूमध्य सागर में, याद रखिएगा, एक पोर्ट है, जिस पोर्ट का नाम है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। एक पोर्ट है यहां पर, इस पोर्ट का नाम है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। इस अलेक्जेंड्रिया पोर्ट में ही ये रिवर आकर यहां पर मतलब जहां पर ये रिवर ड्रेन हो रही है, जहां पर इस रिवर का डेल्टा बन रहा है ना, क्योंकि डेल्टा तो बनाएगी है ना, जहां पर ये डेल्टा बना रही है वहां पर एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है अलेक्जेंड्रिया। तो ये 6 पॉइंट्स आपको नाइल रिवर के बारे में याद रखना। नाइल रिवर इज इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है, और जो बेसिकली पूरे अफ्रीका महाद्वीप की तो सबसे बड़ी है ही है, प्लस इसके अलावा विश्व की भी सबसे बड़ी नदी है। याद रखिएगा, लिखा हुआ है लंबी, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हमने अभी तक तो पढ़ा था विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन रिवर है, बट हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमेजॉन रिवर, राइट। यहां पर मैं अमेजॉन रिवर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, और यहां पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? नील नदी। अमेजॉन रिवर भी सबसे बड़ी नदी है, बट वो वाटर वॉल्यूम के पॉइंट में, लंबाई के दृष्टिकोण से नहीं है। अमेजॉन रिवर सबसे बड़ी नदी है, बट इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम, वाटर कैचमेंट एरिया, जल अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी है, बट ये जो रिवर है ये लंबाई के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट्स आप नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो रिवर है वो रिवर है नाइजर रिवर। देखो आप, ये नाइजर रिवर अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो कई पश्चिम अफ्रीका देशों से होकर बहती है। अंतर्देशीय नाइजर डेल्टा बनाती है, ठीक है, जो विविध वनस्पतियों और जीवों का समर्थन करने वाली एक आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड भी है, ठीक, याद रखिएगा। तो बेसिकली जो नाइजर रिवर है, देख रहे हो आप, ये वेटलैंड दिखाई दे रहा है आपको, ये वेटलैंड से होते हुए ये नाइजर रिवर बह रही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नाइजर रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट है नाइजर रिवर, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर? डन एवरीबडी? यस और नो? ठीक। नाइजर रिवर के बाद एक नेक्स्ट रिवर है जिसको हम बोलते हैं कॉन्गो रिवर। सॉरी, ये नाइजर रिवर है, ये देख लीजिए आप, बना हुआ है नाइजर रिवर का पूरा सिनेरियो, ठीक। ये है नाइजर रिवर, ये इधर आकर ये फाइनली अटलांटिक महासागर में प्रवाहित हो रही है, ड्रेन हो रही है। कहां ड्रेन हो रही है? अटलांटिक महासागर में ड्रेन हो रही है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है उसके बाद एक और रिवर है ऑरेंज रिवर, ठीक।
ऑरेंज रिवर। अब ऑरेंज रिवर के बारे में अगर हम समझें तो ये बेसिकली अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में है। अब अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में आपको कुछ देश दिखाई दे रहे हैं। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में जो एक महत्वपूर्ण देश है, उस देश का नाम है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में एक कंट्री है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक। और उसी साउथ अफ्रीकन कंट्री में एक रिवर फ्लो हो रही है जिस नदी को हम बोलते हैं ऑरेंज नदी। तो लेसोथो से निकलती है। अब लेसोथो कहां पर है, तो याद रखिएगा लेसोथो एक लैंडलॉक कंट्री है। लेसोथो एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ही, इसी में लिखा है साउथ अफ्रीका में ही है लेसोथो, जो जैसे ये आप देख रहे हो नीचे साउथ अफ्रीका, और उसी में है आपका एक लेसोथो। लेसोथो क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक। और उसी लैंडलॉक कंट्री से निकलती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई ये कहां गिर रही है, अटलांटिक महासागर में। याद रखना है, ये अटलांटिक महासागर में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। यह दक्षिण अफ्रीका की और नामीबिया के लिए सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं ऑरेंज रिवर की। अब यहीं पर एक और रिवर है जिसको हम बोलते हैं लिम्पोपो रिवर, ठीक है। एक रिवर और है जिसको हम बोलते हैं लिम्पोपो, ठीक। अभी जो लिम्पोपो रिवर है इसके बारे में समझिए जरा ध्यान से। लिम्पोपो रिवर के बारे में समझिए कि जो लिम्पोपो रिवर है ये भी यहीं पर है ना। लेकिन लिम्पोपो रिवर कहां पर ड्रेन हो रही है, ये भी साउथ अफ्रीका से निकल रही है, लेकिन ये कहां गिर रही है, ये भूमध्य सागर में, ये गिर रही है भूमध्य सागर से। और लिम्पोपो रिवर के बारे में बोला जाता है कि भाई ये जो लिम्पोपो रिवर है ये मकर रेखा को 2 बार कट करती है। जैसे कॉन्गो रिवर के बारे में बोलते हैं ना कि जो कॉन्गो रिवर जो है भूमध्य रेखा को 2 बार, कॉन्गो जो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार कट करती है ना। जैसे माही नदी के बारे में आ जाता है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वैसे ही जो लिम्पोपो रिवर है जो साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट होती है और जाकर गिरती कहां पर, जहां जाकर गिरती है यहां पर हिंद महासागर में, गिरती है हिंद महासागर में जाकर ड्रेन होती है। नॉट भूमध्य सागर, हिंद महासागर में जाकर ड्रेन होती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। लिखा हुआ देखो यहां पर आगे लिम्पोपो रिवर कि दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। खासकर याद रखिएगा जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक के बीच प्राकृतिक सीमा बनाते हुए यह कृषि एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। लिम्पोपो रिवर का ये डायग्राम बना हुआ है। अब आप देखोगे ये लिम्पोपो रिवर, याद रखिएगा ये जो लिम्पोपो रिवर है बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, यहीं से साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट हो रही है और साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट होकर गिर रही है कहां पर, हिंद महासागर में प्रवाहित हो रही है। आर यू गेटिंग, कहां गिर रही है ये, हिंद महासागर में आके प्रवाहित हो रही है। इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है ना। याद रखिएगा लिम्पोपो रिवर के बारे में मैंने आपको बताया कि लिम्पोपो रिवर जो है मकर रेखा को, किसको, लिम्पोपो रिवर जो मकर रेखा को 2 बार कट कर रही है। डन है यहां तक बात, बोलिए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप की जो जिन नदियों पर हमने चर्चा करी, एक रिवर और है अफ्रीका महाद्वीप की जिसको हम बोलते हैं कॉन्गो रिवर, कॉन्गो जायरे, है ना, आपने सुना होगा कॉन्गो जायरे, है ना, कॉन्गो जायरे का नाम सुना होगा। कॉन्गो जायरे याद रखना है कि ये जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नंबर 1 बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात कि ये कॉन्गो नदी क्या कर रही है, ये भूमध्य रेखा को 2 बार कट कर रही है, ठीक है। तीसरा अटलांटिक महासागर में, ये भी याद रखना है कि ड्रेन कहां पर हो रही है, अटलांटिक महासागर में आकर ये ड्रेन हो रही है, ठीक। तो कॉन्गो जायरे अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है
भूमध्य रेखा को 2 बार कट कर रही है, अटलांटिक महासागर में ये ड्रेन हो रही है। डन, इस बात को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एशिया की नदियों की बात करें तो एशिया में एक रिवर है यांगसी रिवर, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। एशिया की सबसे लंबी नदी है, पूर्व की ओर बहती हुई चाइना सी जो है, चीन सागर है, यहां पर जाकर गिर जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, यांगसी रिवर के बारे में बोला जाता है कि यांगसी रिवर एशिया की सबसे लंबी नदी है जो चाइना में प्रवाहित हो रही है। तो याद रखना है, यांगसी रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया विच इज ड्रेनिंग इनटू द चाइना सी, जो चीन सागर है वहां पर ये ड्रेन हो जाती है। देख रहे हो आप, ये यहां से निकली और ये चीन सागर है, यहां पर ये चीन सागर है, जिसको हम नीचे इसके चीन सागर के दक्षिणी हिस्से को हम साउथ चाइना सी बोलते हैं। इसका जो दक्षिणी हिस्सा है उसी को बोला जाता है साउथ चाइना सी। और ये जो साउथ चाइना सी है, इसी साउथ चाइना सी में है आपका 9 डैश लाइन, ठीक। इसी साउथ चाइना सी में है आपका 9 डैश लाइन, याद रखना है। डन, ठीक है। तो यांगसी रिवर एशिया की सबसे बड़ी नदी है। फिर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी के बारे में आप सब जानते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में इसको हम पढ़ते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में हम गंगा नदी को पढ़ेंगे डिटेल में। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन तीनों नदियों को मैं इंडियन ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर इन शॉर्ट अभी बताऊं तो गंगा नदी के बारे में खैर बताने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो गंगा नदी है वो अलकनंदा और भागीरथी, 2 नदियां हैं, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से है आपकी वो गंगा रिवर, ठीक। और ये गंगा रिवर हरिद्वार में कहां प्रवेश करती है? अपने मैदानी भाग में, ठीक। और हरिद्वार में अपने मैदानी भाग से प्रवेश करने के उपरांत फाइनली ये जाकर ड्रेन हो जाती है। कहां पर ये ड्रेन होती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, एक है नीचे वाली चली जाती है, इसको हम बोलते हैं हुगली, और दूसरा है भागीरथी। तो हुगली, और याद रखना है हुगली, और दूसरा कौन सा है? भागीरथी, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी वितरिका, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज वितरिका, ठीक है, याद रखिएगा। तो गंगा नदी जो है पवित्र नदी है, सब जानते ही हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब गंगा नदी जो है भारत में मुख्यतः 5 राज्यों में, जिसमें यूके है, यूपी मतलब उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यूके, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों में ये रिवर फ्लो हो रही है। जब ये फाइनली भागीरथी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम यहां पर बोलते हैं पद्मा, ठीक। और वहां से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र, जिसको हम बोलते हैं जमुना, ठीक। तो यहां से आई पद्मा और यहां से आई जमुना, ठीक। तो एक पद्मा हो गई और दूसरी हो गई जमुना। पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा फिर आगे पद्मा के नाम से प्रवाहित होती है। यहां से रिवर आती है एक मेघना, ठीक। बराक रिवर आती है, बराक रिवर पद्मा से जमुना, बराक रिवर पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है पद्मा, उससे मिलती है, और उससे मिलने के बाद फाइनली मेघना नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में आकर ये ड्रेन हो जाती है, जहां पर बनता है सुंदरबन का डेल्टा। क्या बनता है? जिसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा, ठीक। सुंदरबन का डेल्टा क्यों बोल रहे हैं? सुंदरबन का डेल्टा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष यहां पर पाया जाता है, इसलिए उसको सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो सिंधु नदी के बारे में भी आपको सब पता ही है कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो मेजर जो ट्रिब्यूटरीज हैं,
सिंधु नदी की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वही हैं झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये सारी के सारी सिंधु की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। याद रखिएगा सिंधु नदी की ये जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, सारी ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित हो रही है। सिंधु नदी की पर्टिकुलर बात करें तो सिंधु नदी ओरिजिनेट हुई, मान लीजिए यहां से बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर, और बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद, बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद अब ये सिंधु नदी भारत में जब एंटर करती है तो याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर रेंज, दो रेंज हैं, कौन कौन सी, एक है लद्दाख रेंज और दूसरी है जास्कर। तो लद्दाख और दूसरा है जास्कर। तो लद्दाख रेंज और दूसरा है जास्कर रेंज। तो लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से फ्लो होती हुई इधर फिर जाके ये पाकिस्तान में अरब सागर में, अरब सागर में ड्रेन हो जाती है। ठीक, पाकिस्तान में अरब सागर में ड्रेन हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो बोखरचू ग्लेशियर है, उस बोखरचू ग्लेशियर से निकलकर वहां जाके ड्रेन हो गई। लद्दाख और जास्कर, याद रखना है, लद्दाख और जास्कर दो प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और इन्हीं प्रमुख सहायक नदियों के तंत्र को बोलते हैं पंचनद, बोलते हैं इसको क्या, पंचनद। ठीक है, ये देखो आप, ये ओरिजिनेट हुई यहाँ से बोखरचू से ओरिजिनेट हुई, ये भारत में एंटर हुई, और ये पाकिस्तान में एक जगह यहाँ पर दर्दिस्तान में ही ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है ना। और भारत में जहाँ प्रवेश करती है दमचोक नामक एक स्थान है। ठीक, और इसी दमचोक नामक स्थान से प्रवेश करती है, कहाँ पर, भारत में, इंडिया में प्रवेश करती है। और ये दर्दिस्तान जहाँ पर है यहाँ एंटर करती है पाकिस्तान में। ठीक, इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी, और सिंधु नदी समझौता भी है ना। सिंधु नदी समझौता है ना। सिंधु नदी ट्रीटी है भारत और पाकिस्तान के बीच, 1960 से ये ट्रीटी चली आ रही है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज प्रमुख इसकी याद रखिएगा सहायक नदी है। फिर इसके अलावा अगर हम इसके राइट बैंक की बात करें तो राइट बैंक में श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है, जास्कर है, ये सारी की सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ये सारी प्रमुख नदियां इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, याद रखना है। खास बात ये है सिंधु नदी के बारे में, एक स्पेशलिटी ये है सिंधु नदी की कि जो सिंधु नदी है इसको हम एंटीसीडेंट रिवर यानी पूर्वानुवर्ती नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम पूर्वानुवर्ती नदी के नाम से जानते हैं, एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। एंटीसीडेंट रिवर पूर्वानुवर्ती नदी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी याद रखिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। एंटीसीडेंट रिवर क्यों बोल रहे हैं? एंटीसीडेंट रिवर इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो रिवर है ये हिमालय के पूर्व से ही हिमालय के बनने के पहले से ही प्रवाहित हो रही है ये। ठीक, हिमालय के बनने के पहले से ये नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब चूंकि हिमालय के बनने से पहले प्रवाहित होते, इसका मतलब हिमालय के बनने के बाद नदी मार्ग में परिवर्तन नहीं, और हिमालय के बनने के बाद अगर रिवर के रूट में चेंज नहीं आया, मतलब जो उसका जो रिवर का जो रूट था पूर्व अनुवर्ती एंटीसीडेंट, यानी इसका जो पहला वाला जो उसका जो रूट था उसी रूट को फॉलो करते हुए ये आगे की दिशा में बढ़ रही है,
रूट चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए सिंधु नदी ने जब रूट चेंज नहीं किया तो बीच में उसने किसका फॉर्मेशन किया, गॉर्ज बनाया। क्या बनाया, गॉर्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सिंधु नदी गॉर्ज कहते हैं। सिंधु नदी गॉर्ज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, याद रखिएगा, यहां पर एक गॉर्ज है, उसका नाम है बुंजी गॉर्ज। बुंजी गॉर्ज, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बुंजी गॉर्ज कह रहे हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। ये यहां पर ठीक है। क्यों बनाया है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, नदी ने यहां पर क्या किया, अपर्दन किया, अपर्दन। और नदी के अपर्दन से ही क्या बन रहा है, गॉर्ज का फॉर्मेशन होता है। गॉर्ज का और बड़ा फॉर्म क्या है, गॉर्ज का और बड़ा फॉर्म होता है कैनियन। जैसे आप देखोगे यूएसए में बना हुआ है ग्रैंड कैनियन। यूएसए में कोलोराडो रिवर ने बना रखा है कैलिफोर्निया स्टेट में ग्रैंड कैनियन। सो कैनियन इज अ बिगर फॉर्म। लेकिन चाहे वो गॉर्ज हो, गॉर्ज से छोटा फॉर्म होता है वैली, वी आकार की घाटी। तो गॉर्ज से छोटा रूप है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी के बाद बनता है गॉर्ज, और गॉर्ज का भी लार्जर फॉर्म है कैनियन। बट ये तीनों के तीनों जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, याद रखिएगा, रिवर के डिपोजिशनल एक्शन से नहीं बनते हैं। ये तीनों की दोनों लैंडफॉर्म रिवर के इरोजनल एक्शन का परिणाम है, यानी नदी की अपर्दनात्मक क्रिया के परिणाम स्वरूप गॉर्ज का या घाटी का निर्माण होता है। जैसे डेल्टा मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, तो जो डेल्टा का जो फॉर्मेशन होता है वो रिवर का डिपोजिशनल एक्शन का परिणाम है, यानी नदी का निक्षेपणात्मक अवसादों का क्या होता है, जमाव। गॉर्ज बनता है तो मार्ग का क्या होता है, कटाव होता है। इसको याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो येलो रिवर चाइना में है, प्रवाहित हो रही है, चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे बड़ी तो यांगसी थी, दूसरी सबसे बड़ी नदी है जिसको हम बोलते हैं येलो रिवर, जो अपनी ढाल और उपजाऊ मिट्टी के लिए जानी जाती है। याद रखिएगा, ये है येलो रिवर, ठीक है। ये यहाँ पर आकर ड्रेन हो रही है। येलो रिवर के बारे में बात अगली है मेकोंग रिवर। बेसिकली आपको पता है कि मेकोंग रिवर म्यांमार में फ्लो हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो बेसिकली कई देशों में, नंबर 1 चाइना, दूसरा म्यांमार, तीसरा लाओस, चौथा थाईलैंड, पांचवा कंबोडिया, छठवां वियतनाम से होकर बहती है। तो बेसिकली आपको 6 देश हैं, चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इतने देशों से प्रवाहित हो रही है ये आपकी मेकोंग रिवर, ठीक है। अब ये जो मेकोंग रिवर है, मेकोंग नदी, ठीक, इसी मेकोंग नदी पर एक योजना और है जिसको हम बोलते हैं गंगा मेकोंग काउंसिल या गंगा मेकोंग परिषद। तो भारत, याद रखिएगा, भारत और इन देशों के बीच में जो प्रवाहित होने वाली जो नदी है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकोंग रिवर, ठीक। चाइना, लाओस, अब देखो, अब लाओस और म्यांमार के बीच में सीमा बना रही है। इधर अगर आप देखोगे ध्यान से तो लाओस और म्यांमार के बीच में बना रही है सीमा, ये देखिए, ठीक। लाओस और म्यांमार के बीच में बना रही है नदी सीमा। ये देखो, ये क्या है, ये है म्यांमार, और ये ऊपर क्या है, इधर है एक कंट्री लाओस। तो लाओस और म्यांमार के बीच में नेचुरल बाउंड्री बना रही है। फिर आप देखोगे तो इधर थाईलैंड है, तो थाईलैंड के एकदम पैरेलल यहाँ से फ्लो हो रही है। ये देखो, लाओस और थाईलैंड के बीच में भी क्या बना रही है, सीमा बना रही है, ठीक। ये देखो, डन, क्लियर है बात क्या। तो इस बात को आपको याद रखना है, भूलना नहीं। मेकोंग इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक। मेकोंग रिवर के बाद एक और रिवर आती है जिसका नाम है डेन्यूब रिवर। एक और रिवर है जिसका नाम है डेन्यूब, बट डेन्यूब रिवर एशिया में नहीं है। डेन्यूब रिवर कहां पर है, यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। ब्लू द डेन्यूब इसको बोलते हैं यूरोपियंस, फ्रेंच लैंग्वेज में ब्लू द डेन्यूब, ठीक। तो जो ब्लू द डेन्यूब है, यानी याद रखिएगा, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है,
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि यूरोप की पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये भी आपको बताना है। ये याद रखना है, यूरोप की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है डैन्यूब रिवर। बेसिकली जर्मनी से निकलती है और ब्लैक सी में जाके ड्रेन हो जाती है। लेकिन जब ये रिवर जर्मनी से ओरिजिनेट होती है और जर्मनी से ओरिजिनेट होकर जब ये ब्लैक सी में जर्मनी से ओरिजिनेट हुई है और जर्मनी से ओरिजिनेट होकर कहाँ गिर रही है, काला सागर यानी ब्लैक सी में जाके गिर रही है। ये देखो आप, जर्मनी यहाँ पर है, जर्मनी, ठीक, और फाइनली इधर पर है आपका ये ब्लैक सी, ठीक, जर्मनी से ओरिजिनेट होकर। और दूसरी बात क्या है कि ये जो है जर्मनी से लेकर निकलकर जो राइन नदी है, जो डेन्यूब नदी है, 10 देशों में प्रवाहित हो रही है। एक्चुअल में क्या है, यूरोप में सब छोटे छोटे देश हैं। यूरोप में देशों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा तो है नहीं, सब छोटे छोटे से देश हैं। यूरोप का सबसे बड़ा देश तो हालांकि रशिया है, ठीक है, रशिया है। रशिया मैंने इसलिए बोला क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जिसको हम यूरेशियन कंट्री बोलते हैं, विच इज़ इन बोथ यूरेशिया एंड यूरोप। तो अगर यूरोप में हम कंसिडर करें, क्योंकि कैपिटल उसकी जो मॉस्को है वो तो यहीं पर ही है, तो बेसिकली आप देखोगे रशिया तो है ही है। रशिया के बाद जैसे दूसरा बड़ा देश आपको दिखाई देता है यूक्रेन। यूक्रेन के बाद देखोगे तो आप फ्रांस है, फिर जर्मनी है, ये सारे देश आते हैं। लेकिन मेनली रशिया, और रशिया के बाद फिर सेकंड नंबर पर आता है यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन के बाद अगर हम देखें तो जर्मनी और फ्रांस बड़े देशों में गिने जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जर्मनी से ओरिजिनेट हुई, जर्मनी से ओरिजिनेट होने के बाद 10 छोटे छोटे देशों से प्रवाहित होते हुए फर्दर जाके ये ब्लैक सी, काला सागर में जाके ड्रेन हो जाती है, ठीक। इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये राइन, सॉरी, ये जो डेन्यूब नदी है, बार बार राइन मेरे नाम याद आ रहा है, राइन इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि राइन नदी भी यहीं जर्मनी में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ये जो डेन्यूब नदी है, ये सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जल मार्ग भी उपलब्ध कराती है ना, जो बेसिकली परिवहन के दृष्टिकोण से, ट्रांसपोर्टेशन, जो बेसिकली परिवहन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, भूलना नहीं है। इसके बाद डेन्यूब नदी के बारे के बाद अगली जो रिवर है उस पर ज़रा चर्चा करते हैं। डेन्यूब के बाद आती है आपकी वोल्गा नदी, जो यूरोप की बेसिकली सबसे लंबी नदी है। जैसे मैंने अभी आपको डेन्यूब नदी बताया, तो डेन्यूब नदी क्या है, डेन्यूब नदी आपकी एशिया की, सॉरी, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लेकिन जो वोल्गा रिवर जहाँ पर आपको दिख रही है, वो वोल्गा रिवर आपको यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एक मिनट।
अब देखोगे जो वोल्गा रिवर है, समझना ध्यान से, वोल्गा रिवर के बारे में बोला जाता है कि ये, याद रखिएगा, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जैसे हमने देखा ना कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी। चाइना की भी पीली नदी येलो रिवर के बारे में देखा तो येलो रिवर आपकी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। या उसके बाद अभी हमने देखा मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर भी सबसे लंबी नदियों में से गिनी जाती है, जो अलग अलग देशों में प्रवाहित होती है। यूरोप की जब बात करते हैं तो यूरोप में दो नदियों का नाम बड़ा प्राइमरीली यूज होता है। एक तो है जो मैंने अभी आपको बताया, डेन्यूब रिवर। वैसे तो यूरोप में ढेर सारी नदियां हैं, नीपर है, नीस्टर है, पो है, थेम्स है ना, राइन है, रोन है, सीन है, बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर। लेकिन जब दो बड़ी नदियों की बात आती है तो एक नदी का नाम आता है डेन्यूब का, जो मैंने अभी आपको बताया। डेन्यूब के बाद जो दूसरी जो बड़ी नदी का नाम आता है वो है वोल्गा रिवर। ठीक, वोल्गा। सो वोल्गा याद रखना है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो याद रखिएगा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो रूस से होकर कैस्पियन सागर, जो रूस से होकर कैस्पियन सागर में गिरती है। यह एक महत्वपूर्ण नेविगेशनल मार्ग बनाती है और कृषि सिंचाई का प्रमुख स्रोत है। याद रखिएगा जो वोल्गा रिवर है, वोल्गा नदी, ठीक, तो वोल्गा नदी कहां से निकल रही है, याद रखिएगा वोल्गा नदी पहली बात तो सबसे लंबी नदी है, जो रशिया में, ये देखो आप, रूस यहां से, ठीक, ये रशिया से यहां से ओरिजिनेट हुई। रशिया से ओरिजिनेट होते हुए पहले तो रशिया में ही इतना बड़ा अपना अपवाह क्षेत्र तैयार करती है, और फिर उसके बाद फाइनली ये यहाँ पर है आपका एक कैस्पियन सागर, या इसको कैस्पियन झील भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है। सबसे गहरी झीलों में गिनती होती है इसकी, कैस्पियन झील की सबसे डीपेस्ट जो लेक है उसमें गिनती होती है कैस्पियन झील की। तो कैस्पियन सागर है ये, ठीक है। कैस्पियन सागर आकृति इसकी बड़ी है तो कई बार लोग इसको कैस्पियन सागर, खारा पानी है, कैस्पियन सागर का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी झील मानी जाती है, और ये वोल्गा नदी याद रखना है। पूछा जाएगा एग्जाम में कि यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो कहाँ पर ड्रेन हो रही है, जो कैस्पियन सागर में ड्रेन हो रही है, राइट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगली रिवर की बात करें तो अगली रिवर यहाँ पर आती है आपकी, इसका नाम है राइन नदी। मैंने बताया कि राइन नदी भी महत्वपूर्ण नदी है जो जर्मनी में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा वेस्टर्न यूरोप की एक प्रमुख नदी है राइन, जो बेसिकली कहाँ आ रही है, जो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड। अब होता क्या है कि ये नदी जो है, समझना ध्यान से, मैंने क्या बताया, मुख्य रूप से मेन जो इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो मेन ड्रेनेज सिस्टम कहां पर है इसका, यूरोप के जर्मनी में, ठीक, राइन नदी। बट ये नदी जर्मनी में प्रवाहित होती हुई, याद रखिएगा ये नदी जर्मनी में प्रवाहित होती हुई, ऐसे ओरिजिनेट हो रही है स्विट्जरलैंड से, ठीक है, जर्मनी में प्रवाहित होती है, चूंकि स्विट्जरलैंड उसके बाद फिर पूरा क्या है, ये आपका जर्मनी है, ये यहां से लेके पूरा कोलोन, फिर उसके बाद ऊपर यहां पर चली जाती है, ये है नीदरलैंड, और नीदरलैंड में ये अपना क्या बना रही है, डेल्टा बना रही है, ठीक है। वहीं पर है नीदरलैंड में रॉटरडैम, है ना। एम्स्टरडैम का तो नाम सुना ही आपने, कैपिटल है, लेकिन यहां पर है रॉटरडैम, पोर्ट है बहुत बड़ा यहां पर रॉटरडैम, और उसी पोर्ट पे आकर ये अपना डेल्टा बनाते हुए प्रवाहित हो जाती है, उसी पोर्ट पर आते हुए अपना डेल्टा बनाते हुए उसी पोर्ट के नज़दीक ड्रेन हो जाती है। इंपॉर्टेंट है। अब ये भी नदी जो है, खासकर याद रखिएगा, जो राइन नदी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये जो राइन रिवर है, ये एक लंबा नदी जलमार्ग है ये, प्लस साथ साथ में परिवहन के लिए, चूंकि क्या करना रही, एक लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर रही है, अंतःस्थलीय जलमार्ग तैयार करती है ये नदी, याद रखना है। इसके बाद आओगे आप तो थेम्स नदी की बात कर रहे हैं, तो थेम्स नदी के बारे में बोला जाता है कि थेम्स नदी जो है, सुनिएगा बहुत अच्छे से, थेम्स नदी को लंदन की गंगा कहते हैं, लंदन की गंगा कहते हैं। थेम्स नदी बेसिकली कहां पर है, थेम्स नदी इंग्लैंड में, दक्षिणी इंग्लैंड मतलब बात किसकी हो रही है, शहर कौन सा है, लंदन, ठीक है। लंदन जो है इसी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, ठीक है। देश की सबसे
लंबी नदी है, लंदन के लिए एक महत्वपूर्ण वाटर का सोर्स अवेलेबल कराती है। अब याद देखिए, ये है यहाँ पर आपकी थेम्स नदी, और थेम्स नदी यहाँ से निकल रही है, और याद रखिएगा ये जो थेम्स नदी यहाँ से निकल कर ओरिजिनेट हो रही है कहाँ पर, यहाँ से लंदन से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन ड्रेन कहाँ पर हो रही है, तो फाइनली ये जो थेम्स नदी है, थेम्स नदी है, ये नॉर्थ सी में, नॉर्थ सी में जाके ये ड्रेन हो जाती है, इसलिए इस नदी को इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे तो एक और रिवर है मिसिसिपी मिसौरी, है ना। अब मिसिसिपी मिसौरी, याद रखिएगा, दो नदियां हैं, एक है मिसिसिपी, याद रखना यूएसए में है ये नदियां कहां पर है, यूएसए में। तो एक है मिसिसिपी, मिसिसिपी, और दूसरा है नदी, दूसरी नदी है मिसौरी, है ना। मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदियों की संयुक्त जलधारा मिसिसिपी के नाम से जानी जाती है, और फाइनली ये जो मिसिसिपी है ये गिरती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर ड्रेन होती है, जो याद रखना यूएसए की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, यूएसए की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाकर ड्रेन होती है। यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये बर्ड फुट डेल्टा यानी पक्षी के पंजे के आकार का, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिसिसिपी मिसौरी रिवर का जो डेल्टा बनता है वो बर्ड फुट डेल्टा है, और बर्ड फुट ऐसे पूछ लिया था कि बर्ड फुट डेल्टा कौन सी नदी बना रही है, तो याद रखिएगा मिसिसिपी मिसौरी नदी के द्वारा बर्ड फुट डेल्टा बनाया जा रहा है। मैकेंजी नदी की अगर हम बात करें तो ये याद रखिएगा दोस्तों, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी जो रिवर है, ये देखो आप, ये मैकेंजी रिवर याद रखिएगा, जो आर्कटिक सागर में ड्रेन होती है। ठीक है, जो एक तो याद रखिएगा, जो मैकेंजी जो नदी है, ठीक है, ये झील से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, क्योंकि झील से ओरिजिनेट हो रही है, क्योंकि यहां पर तो पर्वत है आपका कौन सा, रॉकी अलास्का रेंज है ना, यहां पर ये अलास्का रेंज, तो अलास्का रेंज से नहीं ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, झील से ओरिजिनेट हो रही है, और झील से ओरिजिनेट होकर ये फाइनली गिरती है आर्कटिक सागर में, आर्कटिक ओशन में जाकर गिर जाती है। इसके बारे में बोला जाता है कि ये बेसिकली मैकेंजी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। ठीक, याद रखना है। मैकेंजी के बाद एक और रिवर है सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर बेसिकली क्रिएटिंग अ बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, यूएस और कनाडा के बीच में सीमा बनाती है। अब जो सेंट लॉरेंस रिवर है, देखना, सेंट लॉरेंस रिवर यहीं से महान झीलों से ओरिजिनेट हो रही है, और महान झीलों से ओरिजिनेट होकर इधर जाकर ये अटलांटिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में गिर रही है। ये देखो, कनाडा और यूएसए के बीच सीमा बना रही है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, तो सीमा तो बना ही रही है, लेकिन ओरिजिनेट कहां से हो रही है,
ओरिजिनेट हो रही है ये ग्रेट लेक्स से, महान झीलें। आपको पता है कि 5 महान झीलें हैं, ठीक है, 5 महान झीलें हैं जिसको हम बोलते हैं होम्स, होम्स, ठीक है, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। तो 5 झीलें हैं, ठीक है, सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, मिशिगन है, इरी है, ओंटारियो है। और इरी और ओंटारियो झील के बीच में ही है यहां पर नियाग्रा जल प्रपात, ठीक है, इरी और ओंटारियो के बीच में ये यहां पर नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल, ठीक। उसके बाद आपको एक रिवर और मिलेगी यूएसए में जिसको हम बोलते हैं कोलोराडो रिवर, ठीक है। मैंने अभी समझाया था आपको ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन, कैनियन क्या है, गॉर्ज से बड़ी आकृति है। कैनियन क्या है, याद रखना है, गॉर्ज से बड़ी आकृति है कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन बनाते हुए दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको से होकर बहती है ये। दक्षिण पश्चिम यूएसए का दक्षिण पश्चिम भाग और मैक्सिको से होकर बहती है। लेकिन याद रखिएगा ये जो आपकी रिवर है कोलोराडो रिवर, ये आकर गिर रही है आपकी पैसिफिक ओशन में। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। कोलोराडो रिवर और कोलोराडो प्लेट्यू भी है, याद रखना है। इसके बाद अगर आप साउथ अमेरिका में देखोगे तो साउथ अमेरिका में एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं अमेज़न रिवर, ठीक। याद रखिएगा ये जो अमेज़न रिवर है ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किस लिए है, वाटर वॉल्यूम, यानी जल अपवाह की दृष्टि से, वाटर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसका मुख्य विस्तार किस देश में है, जिसका मुख्य विस्तार है ब्राजील में। इस नदी का मुख्य रूप से जो फैली हुई है नदी, कहां फैली हुई है, याद रखना है, ब्राजील में ये नदी फैली हुई है, ठीक है। इसका जो नदी बेसिन क्षेत्र है, इसके नदी बेसिन क्षेत्र में रबर की और गन्ने की खेती भी की जाती है। जल अपवाह के दृष्टिकोण से, वाटर वॉल्यूम के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और ये जो अमेज़न रिवर है फाइनली जाकर गिरती है अटलांटिक महासागर में जाकर ये ड्रेन हो जाती है, ठीक। तो ये विश्व की महत्वपूर्ण नदी है अमेज़न नदी। तो हमने आज चर्चा करी विश्व की महत्वपूर्ण नदियों पर। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।